हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी यानी बीएसटी का लेसन 2 यानी कि चैप्टर 2 प्रबंध के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉप 40 एमसीक्यूज। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो मैं हूं आप लोगों को इस पूरे चैप्टर का जो है वो एमसीक्यूज समझाऊंगा और ये ऐसे टॉप एमसीक्यूज होंगे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आपके बुक के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इससे आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है इससे आपके कवर हो जाएंगे। और एज आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज बताऊंगा, साथ ही साथ बीएमटी और अकाउंटेंसी का जो है वो वीडियो रेगुलर अपलोड होगा, तो वो होता रहेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एक एक करके सब चीज को पढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लो आप कि ये जो प्रबंध के सिद्धांत है यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है, प्रबंध के एक्चुअल में दो सिद्धांत हैं। एक प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और दूसरा बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध जिसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये जो पुराना तरीका है यानी कि जो प्रशासनिक प्रबंध है उसके बारे में बताने वाले कौन थे भाई? हेनरी फ्योल। तो ये जो हेनरी फ्योल हैं उन्हें प्रबंध के सिद्धांतों का पिता कहा जाता है, यानी प्रशासनिक प्रबंध का पिता हेनरी फ्योल को कहा जाता है। दूसरी ओर जो वैज्ञानिक प्रबंध है उनके पिता जो है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है। अब हम लोग डिटेल्ड में जानेंगे क्योंकि हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के ऊपर जो है वो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, या उनके बाद वो कौन सा बुक लिखे, कितने प्रिंसिपल्स को बताएं, तो उनके लाइफ के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम इन दोनों प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बेसिक चीज बता दे रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला समझ लो कि ये दोनों जो प्रबंध है, ये दोनों जो प्रिंसिपल्स है उसका बंटवारा हुआ कैसे। पहले आपको इस चीज को अच्छा से समझना है। लुको थोड़ा सा हमको इसका जो थिकनेस है उसको थोड़ा सा मोटा कर लेने तो पतला हो गया है। हाँ ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना। ये जो हमारे हेनरी फ्योल सर है, सर हेनरी फ्योल जो है उनका क्या कहना था, और ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर जी हैं उनका क्या कहना था, पहले आप इन चीजों को समझो। हेनरी फ्योल जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था। उन्होंने पर मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स को बताया था? 14th। और इन प्रिंसिपल्स में इन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो उसमें वो अच्छा से काम तभी कर पाएगा जब वो प्रबंध को चलाएगा, यानी मैनेजमेंट करेगा, तब जाके काम अच्छा से हो पाएगा। और इस मैनेजमेंट से रिलेटेड उन्होंने 14 सिद्धांतों को बताया, और उनके द्वारा ये जो 14 सिद्धांतों को बताया था ये सार्वभौमिक है यानी यूनिवर्सल है, और ये हर जगह अप्लाई होता है। उसके बाद ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी इन 14 सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने भी कहा कि हाँ, मैनेजमेंट को अच्छा से चलाने के लिए प्रबंध के ये 14 सिद्धांतों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से या जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव को तभी पूरा कर सकता है जब वो टेक्नोलॉजी का यूज करे, यानी वो मशीनों का यूज करे, ठीक है, औजारों का यूज करे, तब जाके जो है इक्विपमेंट का यूज करे, तब जाके जो है वो अपने तरीकों को जो है वो जल्दी से अपना सकता है। अब इन्हीं चीजों के बारे में जो है एफ.डब्ल्यू. हेनरी फ्योल जो थे उन्होंने पुराने बताया, मतलब कि सर्वप्रथम बताया, और वैज्ञानिक शब्द का यूज जो है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा किया गया। देखो इसको क्लासिफिकेशन से समझाते हैं। सपोज कर लो कि अगर मान लो एक कंपनी है, सपोज कर लो एक कंपनी में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन मजदूरों को बोला गया कि आप लोग जो है हाथ से जो है वो कपड़ा सियो, हाथ से जो है वो कपड़ा सीना है। तो एक दिन में एक मजदूर लगभग कितना कपड़ा सी सकता है? 2 कपड़ा। तो इस हिसाब से औसतन यानी एवरेज एक दिन में कितना कपड़ा बन सकता है भाई? 200 कपड़ा। एक आदमी 2 कपड़ा सिएगा तो भाई एक 100 आदमी है तो 200 कपड़ा। अच्छा, उसी के जगह अगर इन 100 आदमियों को हटा करके, या सपोज कर लो इन 100 आदमियों की जगह अगर 100 मशीन को लगा दिया जाए, 100 कर्मचारियों की जगह क्या लगा दिया जाए? 100 मशीनों को लगा दिया जाए, तब क्या होगा? तब तो भाई प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक मशीन जो है वो तो 100 आदमियों के बराबर काम कर देगा। मशीन में तो है वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना? तो उन्होंने ये बल दिया कि जब कभी भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो टेक्नोलॉजी का यूज करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, टेक्नोलॉजी का यूज करने से टाइम घटता है, टेक्नोलॉजी का यूज करने से जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ता है। इसलिए उन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजी चीजों के ऊपर बल दिया, यानी साइंटिफिक तरीकों के ऊपर बल दिया। आया समझ में? यही दोनों के बीच मेन डिफरेंस मोटा मोटी है।
अब थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी सुन लो हेनरी फ्योल के बारे में। ये उनके ऑटोबायोग्राफी है। सबसे पहला याद रखना, हेनरी फ्योल का जन्म जो है वो फ्रांस में 1841 में 1841 को इनका जन्म फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1925 को इनकी मृत्यु हुई थी। हेनरी फ्योल ने 1860 में यानी 1860 को 1860 में उन्होंने इंजीनियरिंग का डिग्री लिया। डिग्री लेने के बाद उसी साल 1860 को इसका एक कंपनी में माइनिंग इंजीनियर के रूप में यानी कि खनन इंजीनियरिंग के रूप में, खनन अभियंता के रूप में, माइनिंग इंजीनियरिंग के रूप में इनका ज्वाइनिंग हुआ। यानी ये काम करना स्टार्ट किए माइनिंग इंजीनियर से, यानी बेसिकली ये एक माइनिंग इंजीनियर थे। 1860 में जब इनका ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद काम करते करते 1888 में 1888 को इनको जो है उस कंपनी का मैनेजर बना दिया गया। जब उनको उस कंपनी का मैनेजर बनाया गया तो उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पाया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से तभी चल सकता है जब वो मैनेजमेंट को अपनाए, यानी प्रबंध अच्छा से करे। और इसी मैनेजमेंट को बताने के लिए उन्होंने जो है 14th प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है, कि ये 14 सिद्धांत को जो है वो अपनाया जाना चाहिए। और इन 14 सिद्धांतों को उन्होंने एक बुक में लिखा, एक बुक पब्लिश किया। उस बुक का नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यानी कि सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध। फिर से बोल रहे हैं, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक एक बुक लिखा गया। उस बुक में जो है उन्होंने जो है प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में बताया, ठीक है। इसलिए उन्हें सामान्य प्रबंध का पिता यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या जर्नल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। उसके बाद 1925 में जो है वो इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। और उनके द्वारा बताया गया जो 14 प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल है, सब जगह जो है ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है और ये उनके वो 14 प्रिंसिपल्स हैं। आप इन 14 प्रिंसिपल्स को नोट डाउन करके रख लो, याद हो पाया तो अच्छी बात है। और हम तो यही बोलेंगे कि इन 14 प्रिंसिपल्स को जरूर याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन दे दे और पूछ दे कि हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताइए। राइट द 14 प्रिंसिपल्स हु आर डिस्क्राइब्ड बाय द हेनरी फ्योल, पूछा जा सकता है। तो इन 14 प्रिंसिपल्स को लिख के याद जरूर कर लेना, ठीक। अब हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया गया, सबने अपनाया, हेनरी फ्योल ने भी अपनाया और उन्होंने उसमें मशीनीकरण पे जोर दिया। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में डिटेल्ड है। अब ध्यान से सुन लो, एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया में शहर में हुआ था। हेनरी फ्योल का जन्म अमेरिका का फिलाडेल्फिया में हुआ था। हेनरी फ्योल का पूरा नाम एफ.डब्ल्यू. टेलर एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था। एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 को हुई थी। अब बेसिकली एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे वो एक मैकेनिकल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी उन 14 सिद्धांतों को अपनाया। बस इन्होंने वैज्ञानिक पे, साइंटिफिक तरीकों पे, मशीनरी पे, टेक्नोलॉजी पे इन्होंने जो है वो ध्यान दिया और इसके ऊपर उन्होंने 3 स्टडी किया था। 3 चीजों के ऊपर इन्होंने स्टडी किया था। सबसे पहला होता है आपका गति अध्ययन यानी कि मोशन स्टडी, दूसरा होता है थकान अध्ययन यानी कि फैटिग्यू स्टडी और तीसरा होता है समय अध्ययन यानी कि टाइम स्टडी। इन 3 स्टडी के ऊपर उन्होंने जो है वो रिसर्च किया था। ठीक है, आया समझ में? तो इन 2 चीजों के बारे में डेट याद रखना, कहां जन्म हुआ था ये याद रखना, कितने प्रिंसिपल्स को बताया गया था, कौन सा बुक में बताया गया था, मृत्यु कब हुई थी, ये सब याद रखना। इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है। ठीक है सर, चलो अब समय बहुत हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं इसका। तो चलो भाई देख लो, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है भाई? वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो हम लोग अभी बताएं द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारा कौन है भाई? तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है टेलर यानी एफ.डब्ल्यू. टेलर। मानसिक क्रांति मूल आधार है। मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। मेंटल यानी कि सबसे ज्यादा सोचने का जरूरत किसमें पड़ता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट में यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध में। ठीक है, तो आंसर होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। तो भाई एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है 3 चीजों के ऊपर स्टडी किया था, गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन यानी कि मोशन स्टडी, फैटिग्यू स्टडी और टाइम स्टडी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ नंबर में वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो याद रखना साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो है वो 25% जो है वो सामान्य सूझबूझ यानी जनरल नॉलेज का जरूरत होता है, और 75% जो है वो एनालिसिस का जरूरत पड़ता है यानी विश्लेषण का जरूरत होता है 75%। ठीक है। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। ट्रेडिशनल मतलब पुराना, पुराना समय में जो है वो कर्मचारियों को जो है वो मजदूरी कम दी जाती थी यानी कम दिया जाता है, और अभी के समय में साइंटिफिक मैनेजमेंट में ज्यादा दिया जाता है। ठीक, आगे वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पाद होता है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है मशीन यूज करेंगे, मशीन के द्वारा अगर प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, टाइम घटेगा, कम समय लगेगा। तो वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन करने से उत्पादन अधिकतम होता है यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स आर। साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यानी वृद्धि हो जाएगा। ठीक है सर। 8 नंबर क्वेश्चन में वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स। सिंपल सा बात है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से जो है वो वर्कर्स को क्या होता है भाई, लाभ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बेनिफिट होता है। 9 नंबर में वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटे में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ वर्कर्स आर। साइंटिफिक मैनेजमेंट से जब आप काम करोगे तो अगर मशीन यूज करोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप जितना समय काम करते हो अगर एक मशीन से काम करोगे तो आपका समय जो क्या है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो काम का करने का जो समय है, समय में क्या हो जाता है भाई, कमी हो जाता है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पे वैज्ञानिक प्रबंध में उपभोक्ताओं को, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर। कंज्यूमर्स को इससे लाभ होता है भाई, लाभ होता है यानी बेनिफिट होता है। 11 नंबर में वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमको पता है भाई FW टेलर यानी कि सर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अभी पढ़े वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1913 को साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। अब आप लोग हमको कमेंट करके बताना कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कब आया था। 13 नंबर पे बोल रहा है हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो हमको अभी पता है, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को बताया था। 14 नंबर पे बोल रहा है हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, हेनरी फ्योल वाज बर्न इन। चलो अब हम आपको बताएं ना, आप हमको इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था। और हम भी तो जरा देखें कि कौन स्टूडेंट वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे या सिर्फ फाकी मार के पढ़ रहे हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतिकर्ता थे, द प्रोपाउंडर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर। चलो इसका भी आंसर हम छोड़ रहे हैं, आप हमको बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर कौन है। स्टार्टिंग में तो बताएं आप लोगों को, ये 2 क्वेश्चन 14 और 15 आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, हमको इसका आंसर चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। ऑप्शन ए गतिशील यानी डायनेमिक, हाँ गतिशील है क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। लोचशील यानी कि फ्लेक्सिबल, हाँ फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से इसको चला सकते हो। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल है, हर जगह यूज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट है, सब है ये। 17 प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, नोट क्या नहीं है, संपूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों एब्सोल्यूट नहीं है, इसीलिए तो FW टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताया। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, सब जगह लागू होता है, फ्लेक्सिबल है, उसको आप बदल सकते हैं, बिहेवियर है, अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बना। 18 नंबर क्वेश्चन में एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है। यानी एक पर्सन को जो है वो काम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढना चाहिए, ये उसके व्यवहारिकता यानी उसके व्यवहार, उसके बिहेवियर्स को जो है वो बताता है। डी नंबर 19 पे बोला निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन यहां से जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो प्रिंसिपल्स बोला, साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं बोला, प्रिंसिपल। अब अगर प्रिंसिपल मैनेजमेंट है तो वो तो भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट पे जोर देगा ही नहीं, टेक्नोलॉजी पे तो जोर देगा ही नहीं। तो ऑप्शन में ढूंढो टेक्नोलॉजी, देखो ऑप्शन नंबर डी पे टेक्नोलॉजी दिख रहा है, हाँ तो टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर है। ये टेक्नोलॉजी को अपनाने में कभी भी जोर नहीं देता है। ठीक है, चलो
20 नंबर क्वेश्चन पे, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होती है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स गेट, वर्कर्स को इससे लाभ होता है, एडवांटेज मिलता है इसको। ठीक है। 21 नंबर, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार की जाती है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कैसे बनाया जाता है। सिंपल बात है भाई, मैनेजर्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, यहाँ मैनेजर्स होगा, मिसप्रिंट हुआ है ये। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स वेयर आर, तो प्रॉफिट्स बढ़ता है तो प्रॉफिट्स में वृद्धि होती है, मतलब इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, निम्न में से किस कथन का कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छे तरह से बयां करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या विशिष्टकरण का मार्ग दिखाता है। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, यानी जो काम है उस काम को स्पेशलाइजेशन तरीके से जो है वो करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन में, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य है मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनमें से सब काम करता है। कोषों को प्राप्त करता है यानी एक्वायरिंग फंड, कोषों का उपयोग करता है यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड करता है, कोषों का आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ फंड करता है। भाई सब करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 25 पे बोल रहा है, प्रबंध के सिद्धांत हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, तो यहां से क्या भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सार्वभौमिक है यानी कि यूनिवर्सल है। देखो अगर ऑप्शन नंबर डी पे लिखता सही ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस पे टिक मारते, लेकिन इन चारों में से क्या है, तो याद रखना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, और क्या नहीं है, तो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, संपूर्ण नहीं है। 26 पे बोल रहा है, निम्न में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो रोजगार देना यानी एम्प्लॉयमेंट देना जो है इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। लाभ कमाना, संगठन का विकास करना, नीति निर्धारण करना यानी प्रॉफिट अर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी डिटर्मिनेशन ये होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देना इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, तो 14th है भाई। 28 नंबर में, हेनरी प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए द एक्सपेरिमेंट डन बाय अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर, हम लोग अभी पता है तीनों के बारे में क्या है, गति अध्ययन यानी मोशन स्टडी, थकान अध्ययन यानी फैटिग स्टडी, समय अध्ययन यानी टाइम स्टडी, ऑल ऑफ दिस सबके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। 29 नंबर पे बोल रहा है, मानसिक क्रांति मूलाधार है, मेंटल रिवोल्यूशन इज एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध अभी अभी स्टार्टिंग में पढ़े थे। 30 नंबर में बोल रहा है, नीति निर्धारण कार्य है, पॉलिसी डिटरमाइंड इज वर्क्स, कौन सा मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी बनाने का काम करता है, तो हाई लेवल मैनेजर जो है, हाई लेवल मैनेजमेंट उच्च स्तर प्रबंध बनाने का काम करता है। हम आपको चैप्टर 1 में इस चीज को डिटेल्ड में हम आप लोगों को समझाए हैं, नहीं देखे हैं उसका वीडियो ऊपर आई बटन में होगा, देख लेना। 31 नंबर पे बोल रहा है, प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ये सब होता है। ठीक है। 32 नंबर, निम्न में से कौन टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, यहां से कौन जो है वो टेलर के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक फॉर्मेनशिप, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इसके अलावे बाकी तीनों के बारे में उन्होंने बताया है, मैनेजमेंट होना चाहिए विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ना कि अंगूठा राज्य, सी नंबर भी सही है, उन्होंने बोला था कि सहयोग होना चाहिए ना कि व्यक्तिवाद, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और सी नंबर डी नंबर भी उन्होंने कहा था कि समन्वय यानी साथ साथ मिलजुल के काम करना चाहिए ना कि भेदभाव, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी उन्होंने नहीं बताया था। 33 नंबर, हेनरी फ्योल था एक, हेनरी फ्योल वाज, तो अभी बताओ हेनरी फ्योल क्या था, एक माइनिंग इंजीनियर यानी एक खनन अभियंता वो एक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे, बोला गया है वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के ... है, द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ... ऑफ ओनर, तो ओनर्स के ये फेवर में होता है, उनके पक्ष में होता है। 35 नंबर, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिकी में ... होती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज वर्कर्स रेमुरेशन, रेमुरेशंस को क्या करता है भाई, इंक्रीज करता है यानी रेमुरेशन को जो है वो बढ़ा देता है। 36 नंबर,
वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स को इससे बेनिफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। ठीक है, आगे 37 नंबर वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है, तो ये मेंटल रिवैल्यूएशन अभी पढ़े थे। 38 नंबर शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का डॉट 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 किया जाता था। इन बिगनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डॉट 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 बाय वर्कर्स। ध्यान से सुनना, इस चीज को समझना। पहले समय में साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम्प्लॉय जो है वो सपोर्ट करता था, क्या करता था, पक्ष करता था, फेवर। लेकिन आज के समय में जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट आने से जो है वो लोगों को रोजगार कम मिलता है, लोगों की जगह मशीनों का यूज किया जाता है। तो इस वजह से जो है अभी लोग इसका विरोध करते हैं, पहले के समय में इसका फेवर करते थे। ठीक, 39 नंबर वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, तो अभी पढ़े थे हम लोग 75% है। मानसिक क्रांति है भाई, क्या इनमें से मानसिक कार्य डॉट 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 है। मेंटल वर्क इज, तो भाई प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना जो एक मेंटल वर्क होता है। ठीक है, सारा क्वेश्चन हो गया, 40 टॉप क्वेश्चन, ये इसका आंसर की है। मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को गलत बता दिए थे, तो वो कमेंट करके हमको आप आंसर बता देना। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर जो है हम आप लोगों को एमसीक्यूज पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।